एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई क्लास के साथ। और ये क्लास हमारी मतलब कि जो अदर सीरीज चल रही है उनसे थोड़ा हटकर है, क्योंकि काफी दिनों से 1 से 2 मंथ से मेरे सामने एक क्वेश्चन क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो मेंशन थे कि क्या करना चाहिए, क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं है। और मेरे हिसाब से ये वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th किया है, ठीक है, और उनको इंटरेस्टेड है टीचर बनने में और गवर्नमेंट टीचर के लिए पूरा प्रोसीजर जानने में। तो उसके हिसाब से मैंने ये क्लास को पूरा कंटिन्यू मतलब मैं करूंगी, और इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बस सब्सक्राइब कर लो ताकि एवरी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए, क्योंकि एम फॉर टीचिंग बहुत सारी क्लासेस कंटिन्यू कर रहा है, सीरीज कंटिन्यू कर रहा है, जो अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। लास्ट तक क्लास जरूर देखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को इसी क्लास में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो पूरा प्रोसीजर जानने के लिए आप लोगों को ये 3 से 4 जो पोस्ट हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड प्रोफेसर, इन 5 पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, जो मेन एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर्स में इनका बहुत ज्यादा एक तरीके से बोलबाला है या वैकेंसीज निकलती हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो देखिए एनटीटी, सबसे पहले एनटीटी की बात करेंगे, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आप नर्सरी क्लास मतलब कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, किंडरगार्टन क्लासेस होती हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एनटीटी का कोर्स कर सकते हैं। और ये 1 ईयर का रहता है, इसमें ज्यादा मतलब कि माथा बच्ची भी नहीं करनी है, सी टेट या किसी भी टेट की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 ईयर का कोर्स, उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। बट एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मतलब कि एंटिटी सेक्टर वो थोड़ा कम है, मतलब नहीं है। वो जो पीआरटी लेवल से ही स्टार्ट किए गए हैं, जो नॉर्मली स्कूल्स हैं हमारे गवर्नमेंट्स, वो पीआरटी लेवल से ही स्टार्ट है। एनटीटी का बहुत ही कम स्कोप मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही कम स्कूल मिलेंगे। बट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, बट है। 1 साल का आप कोर्स कर सकते हैं। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है छोटे बच्चों को पढ़ाने में, जो मतलब 3 साल से ज्यादा के होते हैं और 6-7 तक तो फर्स्ट क्लास में आ जाता है, तो इतने एजेस के बच्चों को पढ़ाने में आप इंटरेस्ट है, पढ़ाने के साथ साथ उनकी बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को पता ही होगा देखनी पड़ती हैं, उनको संभालना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं, तो वो सारी की सारी इसी मतलब पोस्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। देन है हमारा पीआरटी। पीआरटी नॉर्मली हमारा होता है प्राइमरी टीचर, प्राइमरी लेवल टीचर या प्राइमरी टीचर्स या प्राइमरी क्लासेस के लिए टीचर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। 1st to 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी टीचर पीआरटी पोस्ट निकलती है हमारी, एवरी स्टेट वाइज निकलती है। तो ये होता है हमारा पीआरटी, ठीक है। टीजीटी होता है हमारा ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आप 6th to 8th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बन सकते हैं, 6 to 8, ठीक है। और अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है और काफी सालों से आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपका एज अ प्रमोशन मतलब कि दे देते हैं, और इसमें ऐड ऑन कर देते हैं 9th और 10th को भी, ठीक है। और ये होता है कि आप काफी सालों से हैं उसी स्कूल में, या उसी मतलब कि एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, सब्जेक्टिव नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से आपको 9th और 10th एज अ प्रमोशनल बेस पर दे सकते हैं। टीजीटी में बता रही हूँ, ठीक है। देन चलते हैं हमारे पीजीटी पोस्ट पर। पीजीटी जिसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है, जिसमें आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है, और इसका पूरा पैटर्न अलग होता है। इसमें आप नॉर्मली 1st एंड 11th एंड 12th तक के बच्चों को, मतलब कि 11th एंड 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दोनों ही क्लास के बच्चों को, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस बेस पर, ठीक है। तो इसका भी पूरा प्रोसेस अलग होता है हर चीज का, कि क्या कोर्स करना चाहिए क्या नहीं, वो आगे बताऊंगी मैं। तो ये पीजीटी का पूरा मतलब कि एक तरीके से होता है। इसमें भी आप लोगों को एक तरीके से ऑप्शनल बेस पे 9th और 10th क्लास को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को मौका मिल सकता है 9th और 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस को पढ़ाने का, बट बेसिकली ये 11th और 12th तक का होता है, ठीक है। प्रोफेसर हमारा कॉलेजेस के अकॉर्डिंग चलता है, जो कॉलेजेस होते हैं जिसके लिए आप लोगों को नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और आप मतलब कि पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी
पोस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। या एक तरीके से और भी पोस्ट होती हैं तो वो नॉन टीचिंग में आती है, बट प्रोफेसर के हिसाब से बता रही हूँ, जो कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, कॉलेजेस में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से पढ़ाने के लिए आप लोग प्रोफेसर का पूरा कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसे भी मैं अपकमिंग बताऊंगी। तो ये 4 से 5 हमारी पोस्ट निकलती है हर साल, हर मंथ, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में, गवर्नमेंट सेक्टर में ये पोस्ट निकलती रहती है। तो ये डिफरेंस होता है सभी में, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए बहुत सारे एक तरीके से कोर्सेज हैं और ये बेस है किस पर, आप लोगों के बजट के ऊपर भी मतलब कि करता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों का कितना बजट है। क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है, फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई है एवरी कॉलेज की, और 12th के बाद ये सोच पाना कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं नॉर्मली इस चीज के लिए कहूंगी कि जहां पर या जिस सब्जेक्ट में या जिस चीज के लिए आपका मन है, आप इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में जाने के लिए, आप उसी चीज को चॉइस मतलब चूज करें, जो भी आपकी चॉइस के हिसाब से रहेगा। अगर आपका टीचिंग में ही इंटरेस्ट है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज लाइक एज, सबसे पहले मैंने अभी प्रीवियस बताया था एनटीटी एक मतलब कि कोर्स होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और उसके हिसाब से मतलब वैकेंसीज निकलती है नर्सरी बच्चों को पढ़ाने के लिए, किंडरगार्टन वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसका एक कोर्स होता है, ये 1 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, आप 12th के बाद ये कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, 2 कोर्स होते हैं, एक होता है हमारा डीएड और एक होता है हमारा डीएलएड, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th के बाद हिसाब से बता रही हूँ। और ये भी 2-2 साल के होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2-2 साल के ये आप लोगों को टीचिंग एक्सपीरियंस देंगे और उसी के हिसाब से जो भी पूरा कोर्स रहेगा वो ट्रेनिंग के हिसाब से रहेगा और पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा सब कुछ, ये बच्चों को कैसे करना है, और बहुत सारे सब्जेक्टिव नॉलेज भी आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। तो ये 2 साल का कोर्स होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देन है हमारे सामने, अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन की है मतलब अगर आपने एक तरीके से बीकॉम किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, या कोई भी अदर मतलब की ग्रेजुएशन कंटिन्यू की है, उसके बाद आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बेस पर आ जाता है आप लोगों का बीएड आ जाता है, ठीक है। बीएड हमारा नॉर्मली आज के टाइम पे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग उसके हिसाब से हो गया है। वैसे तो ये 2 से 3 साल का हो गया है और इग्नू का प्रोसेस अलग है, वहां पर मैंने बहुत सारे प्रोस्पेक्टस में देखा है कि उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है वहां का जो बीएड है, क्योंकि उसके अंदर अगर आपने ऑलरेडी डीएड करा हुआ है तो मतलब 1 साल के अंदर आपका बीएड हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहते हैं वो लोग, बट ठीक है, नॉर्मली 2 से 3 साल का हमारा बीएड होता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बीएड के बाद आप लोग एमएड कर सकते हैं जो इसी से रिलेट करेगा, ठीक है। बीएड के बाद एमएड करके आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और इसके बिहाफ पर भी वैकेंसीज निकलती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है या आपको बीए करना है, बीए के साथ साथ आपको बीएड की डिग्री भी चाहिए, तो बीए प्लस बीएड ये दोनों होते हैं एक तरीके से एक साथ, ठीक है। ये कोर्स अलग है, ये वाला अदर कोर्स है और ये 4 साल का होता है। अगर आप बीएससी कर रहे हुए हैं या बीएससी करना चाहते हैं साथ के साथ और बीएड करना चाहते हैं तो ये भी एक मतलब कि यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, कॉलेजेसों के हिसाब से ये कोर्स भी करवाया जाता है और ये भी 4 साल का होता है, ठीक है। एक कोर्स होता है हमारा बीएलएड, ये भी 4 साल का होता है। इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों ही मतलब कि एड ऑन होता है और दोनों ही लेवल के हिसाब से आप लोगों को इसमें पढ़ाया जाएगा, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। और बीएड एक तरीके से आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, चाहे ग्रेजुएशन में आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, और जो डीएड एंड डीएलएड है जिसे बहुत टाइम पहले जेबीटी भी कहा जाता था, ठीक है, पीटीसी भी कहते हैं कई लोग, तो उसके हिसाब से ये
12th के बाद आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने ये मतलब 12th के बाद कर लिया तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट का, आप कर सकते हैं। आपने ये कर लिया है, ये दोनों कोर्स कर लिए हैं 12th के बाद, और साथ के साथ किसी भी टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है तो आप किसी भी कैटेगरी का एग्जाम फिल कर सकते हैं, ठीक है। और देन है हमारे सामने, अगर ग्रेजुएट के बाद आपने बीएड या कोई भी कोर्स किया है 4 साल का, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए जो अपकमिंग आते हैं एग्जाम्स के हिसाब से, ठीक है। तो वो भी मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज में एग्जाम निकलते हैं। देन है सीटेट और स्टेट टेट क्या है। सीटेट या स्टेट टेट कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। सीटेट दिल्ली में मैंडेटरी रहता है, वैसे तो अदर उसमें भी मतलब आप किसी भी स्टेट लेवल के हिसाब से भी फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर भी एलिजिबल माना जाएगा। एक होता है स्टेट टेट, मतलब जैसे राजस्थान का आर टेट होता है या रीट होता है, यूपी टेट है, हिमाचल प्रदेश का एचपी टेट है, त्रिपुरा का टी टेट है। ऐसे ही एवरी स्टेट ने अपना एक पर्टिकुलर टेट एग्जाम निकाला हुआ है, तो वो आप लोगों को क्वालिफाई करना जरूरी है। आप जिस भी स्टेट के हिसाब से रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं उसके हिसाब से आप वो एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद आप लोग जो भी हमारी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज निकलती हैं, ये हर साल निकलती हैं और ये दिल्ली में ही बन सकते हैं आप इसके टीचर, मतलब कि दिल्ली में ही ये वैकेंसीज निकलती हैं। और ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, दिल्ली के हिसाब से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिल्ली में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आपकी ग्रेजुएशन मतलब जो भी आपने कोर्स किया हुआ है 2 साल का 4 साल का, और आपने किसी भी टेट को क्वालिफाई किया है, तो आप लोग इजीली इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब जैसे केवीएस एग्जाम है, केवीएस एग्जाम स्टेट वाइज नहीं होता है, ये ऑल ओवर इंडिया में है। ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेट में सिलेक्शन आप लोगों का हो सकता है, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में आप लोगों का आफ्टर सिलेक्शन आपको भेज सकते हैं, ठीक है। तो केवीएस का फंडा ये है। देन है राजस्थान हो गया, हमारे राजस्थान में एलटी ग्रेड टीचर्स की वैकेंसीज निकलती है, और एक तरीके से ग्रेड 2 है हमारा, उनकी भी अलग अलग मतलब एवरी स्टेट वाइज अलग अलग पोस्ट निकलती है टीचर्स में। तो उसके लिए आप लोगों का कोर्स होना जरूरी है कि आपने कोई भी 2 साल का 4 साल का डिप्लोमा लिया ही होना चाहिए। विदाउट डिप्लोमा आप लोग नहीं कर सकते हैं इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई, ठीक है। तो ये भी रहेगा। एपीएस या जो भी एपीएस एग्जाम होता है हमारा, AWES निकालता है इसे, आर्मी पब्लिक स्कूल के हिसाब से, तो ये भी हमारा सेमी गवर्नमेंट में आता है ये, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑल ओवर इंडिया है, आप लोग इसको भी फिल कर सकते हैं, बट इसके लिए भी कोर्सेज एंड टेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब तो इस साल से मतलब 2025 से सीटेट या टेट को एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया है कि आप लोग विदाउट सीटेट या टेट के कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और सीटेट और स्टेट टेट के बाद अगर आपने जैसे नॉर्मली आप लोग ये मत समझना कि सीटेट और स्टेट टेट के बाद आप लोगों की जॉब लग जाएगी, नहीं, ये एक तरीके से एलिजिबल टेस्ट है, ठीक है। आप एलिजिबल है जो अपकमिंग D++B, NVS, KVS है, APS है, और अदर जो स्टेट वाइज पोस्ट निकलती हैं टीचर्स के लिए, एग्जाम्स निकलते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे देने के लिए, ठीक है, कि आप वो वाले फॉर्म फिल करके आप एग्जाम दें और सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आप लोगों को एक तरीके से मैंडेटरी हो गया देना, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ऑनलाइन मोड भी नहीं है, ये ऑफलाइन होता है ये एग्जाम, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत इजी तरीके से आप लोग अगर 3 महीने भी अच्छे से पढ़ लेंगे किसी भी टेट के, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। तो ये कोर्स का मैंने बता दिया है कि शिक्षक के लिए कौन कौन से कोर्स करना चाहिए, तो वो कोर्सेज मैंने अभी प्रीवियस बताया था यहाँ पे कि आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। और मतलब कोर्स तो बहुत सारे हैं, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से फेमस जिसे मैं कहूंगी, एक तो बीएड है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बीएड कर मतलब करके रहते हैं और उसके बेस पर वो अप्लाई करते हैं। डीएड जो आफ्टर 12th होता है, ये आफ्टर 12th होता है कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। बीएड होता है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, ठीक है।
और भी कोर्सेज हैं जो मैंने बीएलएड के हिसाब से बताया, ठीक है। बीएलएड हो गया, बीएलएड ये 4 साल का होता है हमारा कोर्स। और ग्रेजुएशन बेस पर आप लोगों के बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, तो ये इनमें से जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एवरी कॉलेजेस में आप लोगों को ये मिल जाएंगे कोर्सेज। और मैं तो आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप लोग रेगुलर ही करें, कोई भी डिस्टेंस से ना करें। इन कोर्सेज को रेगुलर ही करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में जाकर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आप लोगों की हेजिटेशन दूर हो जाती है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो वो आप लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती है इसके मतलब बेसिस पर। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को वहां पर सिखाई जाएंगी। तो रेगुलर ही करना इन सभी कोर्सेज को, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पर करना। किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो ये चीज मेरा एक एडवाइस रहेगी एक्स्ट्रा में, ठीक है। देन है हमारे सामने सीटेट या टेट के बाद जॉब लग जाएगी, तो नहीं, ये चीज मैंने अभी बताई थी कि नहीं लगेगी। ये एक सिर्फ एलिजिबल टेस्ट है, ठीक है। ये एक टेस्ट है कि आप लोग एलिजिबल हैं। जो भी अपकमिंग DSSB, KVS, NVS, NCERT और EMRS, ये भी अलग अलग स्टेट में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, हजारों लाखों वैकेंसीज निकलती है। तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि भाई हाँ हमने सीटेट किया हुआ है और 2 या 4 साल का कोर्स किया हुआ है, तो उसके बेस पर आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग कर सकते हैं एक तरीके से अप्लाई, ठीक है। एज कितनी होनी चाहिए? देखिए, सीटेट करने के लिए तो कोई एज नहीं है, कम से कम आपकी 18 तो होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट आप कभी भी कर सकते हो, 40 साल के भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सीटेट। कम से कम नहीं, मतलब कि मिनिमम तो 18 होनी ही चाहिए सीटेट के लिए। सीटेट या कोई भी टेट हो, उसके लिए आप लोगों का 18 होना ही चाहिए, ठीक है। और सीटेट आप कितनी बार भी दे सकते हो, एक नहीं 1000 बार दे सकते हो। साल में 2 बार होता है टेट एग्जाम, तो दोनों बार दे सकते हो, कोई फंडा नहीं है, कोई मतलब की रोक टोक नहीं है, ठीक है। और जो कोर्सेज है, कोर्सेज के लिए आप लोगों का, आप 12th के बाद कर रहे हो उसके बेस पर एज मैटर करती है। ग्रेजुएशन के बाद आप कर रहे हो कोई भी कोर्स, तो उसमें भी आपका एज मतलब कि होना चाहिए। वैसे तो देखिए 12th आज के टाइम पे 17-18 के हम हैं, तो 12th हो जब हमारी हो जाती है, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट डीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो वो 2 साल में हो जाएगी। तो ये मतलब 22-23 साल तक तो सारी चीजें हो जाती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन आपने अलग की है और बीएड अलग किया हुआ है, तो उसमें आपको 4 से 5 साल देने होंगे। तो इसमें भी कोई एज का मैटर नहीं है, एज इसमें नहीं है। एज किसमें आप लोगों का मैटर करेगा कि जो आप लोगों के एग्जाम निकलते हैं, टीचिंग एग्जाम, उसमें DSSB है, KVS है, इसमें एज मैटर करता है कि आपकी कितनी होनी चाहिए। और सबसे एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को रिलैक्सेशन जरूर मिलता है। रिलैक्सेशन कि भाई आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, SC है या ST है, तो वहां पर आप लोगों को 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है पोस्ट वाइज, ठीक है। जनरल वालों को नहीं मिलता है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। शुरुआती सैलरी क्या होगी? तो देखिए, अगर आप नॉर्मली PRT, PGT एंड TGT या प्रोफेसर का तो अलग ही प्रोसीजर होता है, उसकी सैलरी भी हाई होती है। बट अभी अगर मैं बात करूं जो मेन हमारी पोस्ट होती है PRT, TGT एंड PGT, तो इनमें नॉर्मली अगर आप लग जाते हैं इन पोस्ट के हिसाब से, आप किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आपकी जॉब लग जाती है, तो सैलरी PRT की रहेगी 35,000 से लेकर 37,000 तक की रहेगी। और ये मैं एक तरीके से बेसिक बता रही हूँ, क्योंकि प्रोसीजर अलग है। मैंने बार बार बोला कि DSSB की सैलरी बेस अलग होता है, KVS का सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, NVS का सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, पर इतना कम भी नहीं होता, आसपास ही रहता है, इतनी आसपास ही रहेगी सैलरी आप लोगों की। ये नहीं है कि KVS में आपको 10,000 मिलेंगे या 5,000 मिलेंगे, नहीं, आसपास इतना ही रहेगा, 35 या 40 के हजार के हिसाब से रहेगा। और जितनी भी अदर पोस्ट होती हैं उनके हिसाब से यही सैलरी का आगे पीछे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम है, ठीक है। TGT में आप लोगों का रहेगा एक तरीके से 40 प्लस रहती है, तो नॉर्मली आप इसमें 43,000 से लेकर 47,000 तक मान लीजिए, मतलब इतने से 20 तक आपको किसी भी पोस्ट के हिसाब से जॉब मिल जाएगी इसमें, ठीक है। PGT में रहता है आपका 48,000 से ज्यादा,
48,000 से ज्यादा, उनका 55,000 मैंने देखा है। 55,000 भी होती है, 60,000 भी होती है, 67 भी होती है। तो वो स्कूल पर भी डिपेंड करता है और पोस्ट पर भी डिपेंड करता है, और साथ के साथ आप किस पोस्ट के लिए या किस स्कूल के हिसाब से गए हैं तो उसके लिए भी वो यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से जो मैंने बेसिक सैलरी है नॉर्मल वो बताई है, फिक्स नहीं बताई है कि यही होती है, ये एक तरीके से बेसिक बता दी है कि स्टार्टिंग आप लोगों की इतनी होगी। ठीक है, देन क्या आपको आपकी स्टेट में जॉब मिल जाएगी? तो वही चीज मैंने अभी कुछ 2 से 3 मतलब कि पॉइंट पहले बताया था कि DSSB की पोस्ट के हिसाब से आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपको दिल्ली में ही जॉब मिलेगी। ठीक है, KVS हमारा ऑल ओवर इंडिया में होता है। ठीक है, और NVS नवोदय विद्यालय ये भी एक तरीके से मतलब स्टेट वाइज ही होता है, स्टेट वाइज जो भी जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से। और APS है हमारा, ये भी ऑल ओवर इंडिया में होता है। तो ऐसी जितनी भी पोस्ट है, जितनी भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, उनका एक तरीके से मतलब साफ साफ बताया गया होता है कि ये ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से है या उसी स्टेट वाइज है। तो आप जिस स्टेट वाइज कर रहे हैं तो स्टेट में मिल जाएगी, नहीं स्टेट वाइज कर रहे हैं तो आपको। अब KVS तो देखिए, KVS आप अगर आप राजस्थान से हैं और राजस्थान के हिसाब से आप लोगों के सारे एलिजिबल हैं आप लोग एग्जाम देने के लिए, तो आप KVS कीजिए। आपको अपनी स्टेट में तो नहीं मिलेगी, किसी भी स्टेट में भेज देंगे वो लोग आपको। ठीक है, तो अगर राजस्थान के ही आप राजस्थान की पोस्ट में ही या राजस्थान में जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो राजस्थान में ही मिल जाएगी जॉब। यूपी में आप अप्लाई कर रहे हो तो यूपी में मिल जाएगी। बट KVS है और APS है और भी एग्जाम्स होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से होते हैं, तो वो आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेट में भेज सकते हैं आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, क्या एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए, इस चीज का फंडा तो मैं ये बताऊंगी कि अगर आप नए नए हैं कि आपने अभी न्यू आप एक तरीके से कैंडिडेट हैं, आपने रिसेंटली 12th करने के बाद D.Ed कर लिया है, C.Ted भी कर लिया है, C.Ted भी क्वालिफाई हो गया है, या आपने रिसेंटली ग्रेजुएट के बाद B.Ed कर लिया, तो वहां पर एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आप लोगों को रिवीजन है, बहुत सारी चीजों की रिवीजन है, यहाँ पर एक प्लस ये हो जाएगा। और मैं तो अगर मैं एक आइडिया लगाऊं, अगर कोई हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, कोई भी स्टूडेंट है, ज्यादा से ज्यादा आपको 6 से 8 महीने 6 to 8 मंथ, बस इतने महीने आपको चाहिए लगातार कोई भी डिस्ट्रैक्शन के मतलब कि बिना आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से एक प्रॉपर टाइम टेबल बना रखा है, तो 6 से 8 महीनों में आप लोगों का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, चाहे वो C.Ted हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। 6 से 8 महीने आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, नहीं तो अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे आज भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का तो अभी तक C.Ted ही नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। पता नहीं सब्जेक्ट के हिसाब से वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कमी हो जा रही है कि C.Ted उनका 4 साल हो गए अभी तक क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और कोई भी अदर टेट भी नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। तो देखिए, ये चीज है कि आप लोगों की कहीं ना कहीं कमी रह रही होगी इस वजह से। ठीक है, और फर्स्ट टाइम में अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, आपने प्रॉपर टाइम दिया है खुद को, आपने अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, उस पर ज्यादा मेहनत की है। और नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ या किस चीज में हमारी कमी रह गई है। और वैसे कम से कम नहीं तो 6 से 8 महीने का मैंने टाइम बताया कि अच्छे से पढ़ोगे 6 से 8 महीने में किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई इजीली कर लोगे। टीचिंग एग्जाम कोई इतना डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम नहीं है कि आपको IIT क्रैक करना है या कोई नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये उस लेवल का भी एग्जाम नहीं है, ये बहुत इजी लेवल के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को बताने थे और होप्स ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो प्लीज शेयर जरूर कर देना ताकि एवरी कैंडिडेट को बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियरली पता चल जाए। जो भी डाउट्स होंगे बाकी आप किसी भी अदर से मतलब ग्रुप से पूछ सकते हैं कांटेक्ट करके। और मेन चीज है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि एवरी जो मतलब कि मैं करंट अफेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।